हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक का 2023 तक का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ये आप लोगों की वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, जो कि मैंने 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। आई होप वो क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और आज मैं आगे के क्वेश्चंस एक वीक के लेकर के आई हूँ। इसमें 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास मैं करूँगी। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर से बताइए। और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं करने वाले हैं, उसके साथ क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए फैक्ट्स मैं बताने वाली हूँ। यदि कोई स्टैटिक टर्म आता है तो उस पर भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए और अपनी क्लास को एंजॉय करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का क्लास। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो ऑप्शंस हैं वो है आवर प्लानट आवर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस साल की जो थीम थी, इसको हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबके लिए स्वास्थ्य, जिसे हेल्थ फॉर ऑल कहा गया है। जो इसका उद्देश्य है वो है कि वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारने के लिए सरकारों को और संगठन तथा व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर सैफरिन, आर्मांड दुक्का, जेस्पर मोलर क्रिस्टेंसन, इसे पेट्र फॉसेक। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अलेक्जेंडर सैफरिन। अलेक्जेंडर सैफरिन को यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ पर ये जो यूरोपीय फुटबॉल संघ की कांग्रेस, साधारण 47वीं साधारण कांग्रेस थी, वो लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित की गई थी। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो लिस्बन शहर है ये पुर्तगाल में पड़ता है और ये इसकी राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित की है? तो आपके ऑप्शन है 6.2, 6.4, 6.3 एंड 6.5। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 6.4। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष के लिए 6.4% रहने का अनुमान है। और 2024-25 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो विकास दर है, जो वृद्धि दर है, वो 6.7% अनुमानित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर पुणे। एप्पल ने अपना स्टोर मुंबई में खोलने की घोषणा की है और ये स्टोर अब खुल भी चुका है। ये जो है अंबानी ग्रुप जो है, अंबानी ग्रुप के साथ इनका टाई अप हुआ है और वहीं पर उन्हीं के एक सांस्कृतिक बिल्डिंग में इन्होंने अपना एक स्टोर खोला है। ये एक फिजिकल पहला जो है एप्पल का भारतीय रिटेल स्टोर भारत में होने वाला है। और ये 5 अप्रैल को एप्पल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि ये खोलेंगे, लेकिन अब ये ओपन हो चुका है। क्योंकि ये करंट अफेयर्स हम लोग अभी लगभग 2 महीने बाद पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये स्टोर अभी ओपन हो चुका है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत की फुटबॉल टीम को कौन से पायदान पर रखा गया है? 100वीं, 101वीं या फिर 102वीं या 103वीं? तो भारत को जहां पे रखा गया है वो है 101वां स्थान। बहुत ही शुभ स्थान कहा जाता है। भाई हमें शगुन देता होता है तो 101 देते हैं। तो 6 अप्रैल को 2023 को एक रैंकिंग जारी की गई थी, फीफा की रैंकिंग। इसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को 5 स्थान ऊपर चढ़ गई है। ठीक है, अभी इसका 101वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी या फिर पाक की खाड़ी? तो जो कवच है वो अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया है। और यहाँ पर हम एक बात ध्यान रखेंगे कि जो अंडमान निकोबार का बेस है वो एकमात्र त्रिसेवा इकाई है, अर्थात वहाँ पे
भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों प्रकार की सेनाओं के बेस हैं। तो और वहाँ पे तीनों प्रकार की सेनाओं ने इस कवच जो कवच सैन्य अभ्यास हुआ था इसमें भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की विश्व की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं 66, 8वां, 7वां या फिर 9वां। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 9वां, ऑप्शन नंबर डी। 9वें नंबर पर इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट को रखा गया है और 2022 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। विश्व के 9वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। शीर्ष 10 हवाई अड्डों पर वैश्विक यातायात का 10% हिस्सा जो है ठीक है। और 2021 से अब तक 51.7 की वृद्धि देखी गई है इसमें। प्रोजेक्ट हाथी, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गज महोत्सव कहाँ मनाया गया था? असम, उड़ीसा, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है असम में। गज महोत्सव असम में मनाया गया था। 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा असम के कांजीरंगा में पहली बार गज महोत्सव का उद्घाटन किया गया और 2 दिन तक ये उत्सव चला है। हाथी संरक्षण प्रोजेक्ट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात। तो ये जो योजना है ये हरियाणा में प्रारंभ की गई है। 4 अप्रैल 2023 को जो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इसकी जो है घोषणा की थी और उन्होंने इसका इनॉग्रेशन भी किया। और जो इसकी फुल फॉर्म है वो हम देख लेते हैं। ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया, सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, जिसे दृश्य कहा जा रहा है, उसकी शुरुआत हरियाणा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस की योजना शुरू की है? ओमान, बहरीन, तुर्की या फिर जॉर्डन। तो जिसने गोल्डन लाइसेंस की योजना शुरू की है वो है ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। ठीक है, बहरीन ने अप्रैल 2023 में गोल्डन लाइसेंस की घोषणा की है जिसका उद्देश्य निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कंपनियों को खाड़ी देश में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त अभ्यास ओरियंट 23 का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर इटली। तो जो ओरियंट 23 है उसका आयोजन फ्रांस में किया गया था और हमारा एक विमान है राफेल, वायुसेना ने राफेल के लड़ाकू जेट फ्रांस में एक सैन्य अभ्यास में भाग लिया। भारतीय राफेल जेट का यह पहला विदेशी दौरा था। इस अभ्यास के दौरान गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, जो कि पश्चिमी वायु कमान का हिस्सा है, उसने भाग लिया था। ओरियंट 23 में भाग लेने के लिए अप्रैल के मध्य में राफेल फ्रांस पहुंचे थे। यह अभ्यास जो फरवरी में शुरू हुआ और मई की शुरुआत में समाप्त हो चुका है ये। और ये दोनों देशों, भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निजी अंतरिक्ष कंपनी पायनियर ने अपना पहला तियालांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। ये कंपनी किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे 2 नाम याद रखने, एक तो पायनियर, दूसरा तियालांग 2 रॉकेट। तो ये जो कंपनी है इसके ऑप्शन देखिएगा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर इंडोनेशिया। तो ये जो कंपनी है ये चीन की कंपनी है। ठीक है, और जिसने पायनियर ने निजी चीनी स्पेस पायनियर ने अप्रैल 2023 में मंगोलिया के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपना पहला तियालांग रॉकेट 2 को ऑर्बिट पर उतारने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसे स्काई ड्रैगन भी कहा जाता है। किसको? तियालांग 2 जो रॉकेट है इसे स्काई ड्रैगन भी कहा जा रहा है। चीन की स्पेस पायनियर ऐसा करने वाली देश की पहली निजी कंपनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के प्रबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, टोक्यो, शंघाई या फिर लंदन। आपदा प्रबंधन का जो प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में। ठीक है, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और जो आपदा प्रबंधन का जो हेड होता है वो
जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन है? प्रिंस हैरी, शाहरुख खान, लियोनेल मेसी या फिर मार्क जुकरबर्ग? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शाहरुख खान। टाइम मैगजीन ने जो है एक पोल क्रिएट किया था। इसमें 100 लोगों को, जो विश्व के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं, उन पे वोटिंग कराई गई थी। तो इसमें जो है शाहरुख खान पहले नंबर पर रहे थे। इसमें 1.2 मिलियन से अधिक वोट डाले गए थे, जिसमें से 4% शाहरुख खान को मिले थे। और सेकंड स्थान जो है वो ईरानी महिलाओं को मिला है, जिन्होंने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया था। और बाकी तीसरे और चौथे स्थान पर वोट शेयर कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले की मंजूरी किस समिति के सिफारिश के आधार पर दी है? तो आपके ऑप्शन है संतोष गंगवार, गिरीश बापट, अधीर रंजन या फिर किरीट पारेख। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किरीट पारेख समिति की संस्तुति के आधार पर ही केंद्र सरकार ने पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस जिसे पीएनजी कहते हैं, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे सीएनजी कहते हैं, की कीमतों को सीमित करने के लिए एक नए गैस मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक फार्मूले को मंजूरी दी है। ठीक है, पीएनजी या रसोई गैस 10% सस्ती होनी चाहिए और सीएनजी की जो दाम है वो 6 से 9% कम हो जाएंगे, ये फार्मूला लागू होने के बाद, ऐसा बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की होने पर स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कर्नाटक। ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर में, जो कि कर्नाटक में स्थित मैसूर विश्वविद्यालय में, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसका उद्घाटन किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस की शुभारंभ किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जिसका नाम है सूर्यांशु कहाँ लॉन्च की गई? पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल या फिर ओडिशा? जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केरल। जो नाव है ये सौर ऊर्जा से चलती है। ठीक है, इसका नाम सूर्यांशु है और इसको केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। और ये जो नाव है ये 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है एक दिन में। ठीक है, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी थी? तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं तेजपुर, जोधपुर, अम्बाला या फिर हिंडन। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने जहां से उड़ान भरी थी वो तेजपुर का एयरबेस कैंप था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई 30 में लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी और ये करीब 30 मिनट्स तक विमान में रही। उसके बाद वायुसेना केंद्र पर लौटी और उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी और तेजपुर घाटी के हिमालय पर्वत श्रृंखला के भी नज़ारे लिए थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? राजस्थान के वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना में आर्थिक सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया? जापान अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, फ्रांसीसी विकास एजेंसी, एशियाई विकास बैंक या फिर विश्व वन्य जीव कोष जिसे WWF कहा जाता है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रांसीसी विकास एजेंसी। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अप्रैल 2023 में जयपुर के सरकारी सचिवालय में हुई बैठक में राज्य की मुख्य सचिव जो हैं उषा शर्मा, इन्होंने बताया है कि राज्य सरकार और फ्रांसीसी विकास एजेंसी के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत बड़े पैमाने पर राजस्थान में पौधारोपण किया जाएगा। और चूंकि ये वानिकी और जैव विविधता से जुड़ी हुई है तो पौधारोपण तो होगा ही इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ शुरू की गई है? झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2023 से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस हैं अंतरिक्ष के कचरे पर निगरानी के लिए, वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए, चक्रवातों की भविष्यवाणी या फिर जासूसी करने के लिए? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वायु प्रदूषण की निगरानी करने के लिए।
7 अप्रैल 2023 को नासा ने क्षोभ मंडलीय उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी, जिसे टेम्पो कहा जा रहा है, उपकरण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी करेगा। टेम्पो अमेरिका का पहला अंतरिक्ष आधारित उपकरण होगा। इस उपकरण को फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल स्पेस स्टेशन से स्पेस एक्स फॉल्कन रॉकेट 9 जो है, ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाला है, आप लोग याद रखेंगे कि जो टेम्पो है इसको किससे लॉन्च किया गया है, स्पेस एक्स 9 फॉल्कन रॉकेट जो है उससे लॉन्च किया गया है। रॉकेट पर इंटेलास्ट 4E उपग्रह एक है, उसके साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार जो है किस कंपनी को मिला है। तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो है भारत बायोटेक, साइनोवैक, नोवावैक या फिर मॉडर्ना। तो जो इसको पुरस्कार मिला है वो है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री का एक्सीलेंस पुरस्कार मिला है। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। इसमें भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री ने एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन या प्रक्रिया विकास पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन है। अमित शाह, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह। तो जो इसके अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी हैं। हम लोगों को ये बात पता है कि जो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया और नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र जो भी होते हैं, इनका अध्यक्ष जो होता है, प्रदेश सभापति होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। यह नीति निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ स्थापित किया है, कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 एकड़ की जमीन पर 2600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। इसे लुइसियाना और वाशिंगटन के बाद यह जो लीगो वेधशाला है, ये लुइसियाना और वाशिंगटन के बाद तीसरी अपनी इसी तरह की वेधशाला होगी। मतलब भारत इस तरीके की वेधशाला स्थापित करने वाला तीसरा देश बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजित कहाँ किया है। मुंबई, कोलकाता, विशाखापत्तनम या फिर पणजी। तो जो भारतीय सेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है जिसका नाम प्रस्थान है, वो मुंबई में किया है। ठीक है, और जो इसका आयोजन है ये भारतीय नौसेना, अन्य रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों को एक समन्वित अभ्यास जो है, ये उसका नाम है प्रस्थान। ठीक है, इसमें भारतीय नौसेना, रक्षा और अन्य नागरिक एजेंसियां भी सम्मिलित थीं। तो ये सिर्फ सेना का अभ्यास नहीं था, अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल। तो जो विश्व होम्योपैथी दिवस है ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी जो इस बार थीम थी ये थी एक स्वास्थ्य एक परिवार। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य एक परिवार विषय पर आधारित सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और जो होम्योपैथी दिवस है डॉक्टर हनीमैन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के कौन से हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। डिंगोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर की कालीन, उज्जैन का भाटिक प्रिंट या फिर उपयुक्त सभी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एक्चुअली अभी अप्रैल 2023 में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के 5 जो हस्तशिल्प के उत्पाद हैं उनको 5 को टोटल जीआई टैग मिला है। तो 3 तो ये हो गए, बाकी के 2 हम और देख लेते हैं। तो चौथा है जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट और बालाघाट के 12 सिवानी की साड़ी, इनको भी जीआई टैग मिला है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रांस में आयोजित
ऑरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के विजेता कौन है? प्रियांशु राजावत, मिथुन मंजुनाथ, मैग्नस जोहानसन या फिर नट गुएन? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रियांशु राजावत। 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रियांशु राजावत ने फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता था और प्रियांशु ने पुरुष सिंगल्स में फाइनल में डेनमार्क के जो हैं वर्ल्ड नंबर 1 हैं, ये वर्ल्ड के 49 वर्ल्ड में इनका 49th रैंक है, इनका नाम है मैग्नस जोहानसन, इनको 21-15, 19-21 और 21-16 से हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। TN रीच का पहला शुभारंभ कहाँ किया गया है? उड़ीसा में, केरल में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TDCO ने एक तंत्र विकसित किया है जिसे तमिलनाडु रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर, जिसे TN रीच कहा जाता है, इसके शुभारंभ तमिलनाडु ने किया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत, पणजी, मुंबई या फिर कोच्चि? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मुंबई। ये बी ऑप्शन यहाँ होना चाहिए, इसको ऊपर नीचे मिसटाइप हो गया है, मुंबई में आयोजित किया गया है। ठीक है, ओलिव क्राउन अवार्ड्स का 13वां संस्करण मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया ताकि स्थिरता या हरित विज्ञापन को बढ़ावा दिया जा सके और इस तरीके के एडवर्टीजमेंट को जो लोग बढ़ावा देते हैं इस अवार्ड में उनका सम्मान किया गया था। ठीक है, उनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। ये इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इसकी नंबरिंग यहाँ से मिस्टेक हो गई है, ये 41 है। ठीक है, 31 नहीं है, 41 है। मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश से संबंधित है? सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर ईरान? तो ये मोहम्मद है। ठीक है, मोहम्मद ऐसे लिखेंगे। ठीक, पाकिस्तान सरकार के अनुसार सऊदी अरब ने मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के साथ $240 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते पर सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO सुल्तान अब्दुल रहमान अल मार्शद और पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के संघीय सचिव डॉक्टर काजिम नियाज ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या कह रहा है? ये 42 है। ठीक है, महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सा ऐप को कहाँ लॉन्च किया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर असम? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिसे लॉन्च किया है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम में। इसको ये ऐसे कर लीजिएगा, सी ऑप्शन ऊपर होगा, लेकिन करेक्ट आंसर असम ही है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बोरोक्सा ऐप का लॉन्च किया है जिसे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डेवलप किया है। संकट की स्थिति में महिलाएं क्या कर सकती हैं इस ऐप के द्वारा कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबरों पर कॉल कर सकती हैं, मैसेज भेज सकती है। उसके लिए उन्हें मैसेज टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फ़ोन कॉल करने के लिए फ़ोन बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। दे नीड टू जस्ट शेक देयर फ़ोन और उससे कॉल ऑटोमेटिक डायल हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है, भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसको बनाया गया है? तो ऑप्शंस देखिएगा, सुषमा पटेल, गंगवा नीलप्पा, पद्मिनी टुड्डू या फिर दीपिका TC? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सुषमा पटेल। ठीक है, सुषमा पटेल को पहली महिला क्रिकेट टीम, नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के पहली कप्तान बनाया गया है। T20 द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश की सुषमा पटेल को कप्तान और कर्नाटक की गंगवा नीलप्पा को उप कप्तान बनाया गया है। द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने भारत में पहली बार महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की घोषणा की है जो कि नेपाल के खिलाफ आगामी द्विपक्षीय श्रृंखला में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है ये। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI प्रवाह किन देशों से हुआ है? तो ऑप्शंस देखेंगे, सिंगापुर, मॉरिशस, लग्जमबर्ग,
अमेरिका, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, सिंगापुर, मॉरिशस अमेरिका या फिर ब्रिटेन। तो जिसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख देश जिसने जहाँ से भारत को सर्वाधिक FPI प्राप्त हुआ है वो है अमेरिका, नंबर 1 पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता है सिंगापुर और तीसरे नंबर पे आता है लग्जमबर्ग, चौथे नंबर पर आता है मॉरिशस और 5वें नंबर पर ब्रिटेन आता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी द्वारा असेट्स अंडर कस्टडी AUC रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है, जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के वित्तीय प्रवाह की जानकारी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है? तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या फिर उपयुक्त सभी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो अभी निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है इनसे इनका राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस ले लिया है। वहीं दूसरी ओर अभी चुनाव आयोग ने क्या किया है कि जो आम आदमी पार्टी है इसको राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा दिया है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए और राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये आप लोग पूरा विस्तृत रूप से पॉलिटी की क्लास में देख सकते हैं, जो कि आपको इसी चैनल पे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग उसे विजिट कर लीजिएगा और मैं उस वीडियो का लिंक भी इसमें डाल दूंगी, जिससे कि आप लोगों को आसानी रहेगी। क्वेश्चन देखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 7। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। 5 राज्यों को फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो 5 राज्य वो जो हैं वो हम देख लेते हैं कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी पेपर्स में पूछा जा सकता है, तो ध्यान कर लीजिएगा। और ये पर्यावरण से भी संबंधित है, तो पर्यावरण के अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे। तो जो आप लोगों के ऑप्शन है वो है ढाका, महाराजगंज, काठमांडू या फिर बीजिंग। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो है गिद्धों के लिए पहला प्रजनन और संरक्षण केंद्र खोला गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र JCBC एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से निर्मित और डिज़ाइन किया गया है, जो कि विश्व का पहला इस प्रकार का केंद्र बन गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? वैसाखी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वैसाखी, तो ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जम्मू कश्मीर। बैसाखी वैसे तो पंजाबियों का त्यौहार है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। बैसाखी महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 13 से 15 अप्रैल 2023 तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटन निदेशालय डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिन का बैसाखी महोत्सव आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 है ये वैसे। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मास्टर किसके खिलाफ चलाया है? ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर। तो साइबर अपराधियों के लिए तालिबानी, आतंकवादी, ड्रग और हथियार तस्कर या फिर मानव तस्करी। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का जो ये टर्म है ऑपरेशन कुकी मास्टर, ये ध्यान से पढ़ेंगे तो ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। साइबर अपराधियों के लिए जो कुकीज़ होती हैं वो जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो, आप कोई भी ब्राउज़र में कोई भी वेब पेज खोलते हो तो कुकीज़ सेव हो जाती हैं। कुकीज़ सेव हो जाती हैं, उससे तो क्या होता है कि जब आप लोग नेक्स्ट दोबारा वो इंटरनेट चलाओगे या अपना फ़ोन ओपन करोगे तो वो कुकीज़ उसमें सेव रहती हैं, मेमोरी में सेव हो जाती हैं, जिससे कि वो जो वेब पेज है जल्दी ओपन हो जाता है। तो कुकी मॉन्स्टर साइबर अपराधियों के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 हो रहा है। ये थोड़ी नंबर मिसप्लेस हो गए हैं, इसे आप लोग करेक्ट करिएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 11 अप्रैल। ठीक है, 11 अप्रैल को
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है और देश में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ये जो दिवस है इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। और इस अभियान की शुरुआत वाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा की गई थी। भारत में विश्व की सबसे अधिक, भारत में जो मातृ मृत्यु दर है, अर्थात जो महिलाएं माता बनती हैं उनकी मृत्यु दर भारत में विश्व में सबसे अधिक है। ठीक है, इस दर को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इस पर प्रयास किए जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आज हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप ये जो क्लास है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।